Let us start our today's lecture. Network problem है बेटा. You know, in the last we have studied about the drift velocity. What is drift velocity? And its relation with current. This was the last topic of our previous class, and we have studied that the relation between current and drift velocity is given as I is equal to NEA VD. ANEVD. This was the relation between current and drift velocity. As I have told you, this is a very important relation and we will use it again and again in the coming topics. So today we will discuss about the Ohm's law. What is Ohm's law? देखिए बेटा, we will not go into its deep detail because you all are aware what is Ohm's law. What is Ohm's law? मैं लिखने नहीं जा रही हूँ. I'm just telling you in words. Ohm's law क्या है? आपको पता है, it's a fundamental law of electricity. ठीक है बेटा? It's a fundamental law of electricity. And आप सबको पता है, Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. Suppose this is a conductor of length L and the current flowing through this conductor, that is, suppose I current is flowing through it, and it is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. These are the two ends, so it is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor. ठीक है? Provided क्या होना चाहिए? जो physical conditions है वो क्या रहनी चाहिए? Constant. Provided physical conditions of the conductor such as temperature and, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेन. मैकेनिकल स्ट्रेन भी अब आपको पता है, 11th में स्ट्रेन और स्ट्रेस स्टडी किया है. मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब क्या रहने चाहिए? These should be kept constant. ये सारे क्या रहने चाहिए? Constant रहने चाहिए. In that case, I is directly proportional to V, or we can write V is directly proportional to I. V is, when you will remove the sign of proportionality, it will give you V equal to IR. ठीक है? और V equal to RI. और R यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है. R is a constant and this constant is known as constant. क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे, ये जो कंडक्टर है उसका क्या है? ये रेजिस्टेंस. So this constant is known as resistance of the conductor. आप सबको पता है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है. ठीक है? अब आपको पता है, ये भी पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये जो कंडक्टर वी हैव टेकन, व्हाट इज इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ठीक है? एंड शेप पे भी डिपेंड करेगा, एंड किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल. कि जो मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. सो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ये जो कंडक्टर है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. तो इन सारी चीजों पे दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन. तो स्लोली स्टडली वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा. यस बेटा, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड ही करेगा. और टेम्परेचर, इसके लिए तो हम एक डेरिवेशन करेंगे. थैंक यू टू रिमाइंड मी. टेम्परेचर ऑल्सो, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. और इस टेम्परेचर के लिए हम अलग से एक डेरिवेशन भी करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. तो आई होप दिस इज क्लियर. रेजिस्टेंस क्या है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा. ठीक है? और रेजिस्टेंस आपके पास मेनली क्या है? एक कांस्टेंट है. ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब देखिए, वी हैव
टेकन, लेट अस टेक टू मटेरियल्स, ठीक है, हम दो मटेरियल्स ले लेते हैं ए एंड बी, जस्ट टू मेक यू क्लियर। अब आपके पास जो ग्राफ आएगा, वी आई ग्राफ आएगा, वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये आपने देखा v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, और वी कैन राइट i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, तो यहाँ से वी कैन राइट v इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो इसका मतलब जो v और i है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। हम इसको v को ऐसे लिख सकते हैं, v इज अलोंग द y एक्सिस एंड i अलोंग द x एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम इस रिलेशन से जाते हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये ग्राफ जो है वो ऐसे प्लॉट कर सकते हो। अलोंग आई y एक्सिस आप क्या लोगे, i लोगे, अलोंग x एक्सिस आप क्या लोगे, v लोगे, ठीक है। तो आपके पास जो दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference provided across the two ends, directly proportional होगा, तो you will get, तो ये स्लोप होगा इस ग्राफ का, that will be a straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप अक्रॉस द टू एंड्स जो अप्लाई कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा और इसको ब्रीफ, थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। इलेबरेट करने के लिए दैट इज, मैं यहाँ पे दो ग्राफ्स ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए आपके लिए, दिस इज फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज सेकेंड ग्राफ, ठीक है। आई हैव टेकन टू कंडक्टर्स, ये दो कंडक्टर्स हैं आपके पास, और ये ग्राफ बहुत बार आपके पास पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आई हैव टोल्ड यू कि वही चीज पूछेंगे जो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। यू हैव टू कंडक्टर्स ए एंड बी, दो कंडक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी, उसके लिए आपको वी आई ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। उनके लिए हमें क्या करना है, वी आई ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इन फर्स्ट केस वी आर टेकिंग voltage या potential difference across y axis and current on the x axis, ठीक है। in the second case we are taking current on the x axis, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन से आप जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो और आप इससे भी जा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वोल्टेज ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो दो कंडक्टर्स हैं उनके लिए जो वी आई ग्राफ है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन आई है वो कुछ ऐसे आई है। ये आपके पास B है एंड ये आपके पास A के लिए स्लोप आया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ अलग है, अलग क्या है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी A है, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि दोनों ही केस में देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों ही, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से, पहले तो फर्स्ट ग्राफ की ही बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ में, हाँ थीटा पे डिपेंड करेगा, ओके। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में आपको बताना है कि इनमें से आउट ऑफ टू कंडक्टर्स, जो दो कंडक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी, ए एंड बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, in the first graph there are two conductors, we have drawn the distance time graph नहीं, vi graph for the two conductors a and b, ये कंडक्टर b है, ये कंडक्टर a है। तो b and a में से किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो b इन फर्स्ट ग्राफ में b का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। हमें कैसे पता, देखिए हम यहाँ से वी आई रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है v इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे v बाई आई करेंगे तो v बाई आई विल गिव यू रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या दिखा रहा है, b वाले के लिए जो स्लोप है, ठीक है, ये वाला जो स्लोप है वो देखिए हायर है, ठीक है। तो हायर अगर स्लोप है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हायर होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी हायर, यही होगा, रूल यही कहता है। अब यहाँ पे देखिए ए का स्लोप क्या है, लो है, ठीक है। ए का स्लोप अगर लो है
तो B के कंपैरिजन में A का लो है, तो इसका मतलब जो A है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन बेटा ये कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब आप अलोंग द वाई एक्सिस क्या ले रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड अलोंग द एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे हो, करंट ले रहे हो। लेकिन इसी केस को अगर हम यहाँ पे आ जाए, इसमें सेकंड केस में, तो सेकंड केस में देखिए यहाँ पे क्या है, I बाई वी है, ठीक है, हमारे पास होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आपने अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रखा है, I ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम अगर I बाई वी करेंगे, तो I बाई वी करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, 1 बाई आर होगा। देखिए V बाई आई क्या था, R था, तो I बाई वी क्या होगा, 1 बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हायर स्लोप, ठीक है, इसमें स्मॉलर अगर स्लोप है, ये देखिए ए के लिए स्लोप क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर स्लोप है, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर होगा। तो जब आई भी ले रहे हैं आप, तो उस केस में याद रखिए लोअर द स्लोप हायर इज द रेजिस्टेंस, याद रहेगा। यहाँ पे हायर इज द स्लोप, लोअर इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कंडक्टर बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो लोअर होगा, ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर होगा। क्यों, क्योंकि आपने अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या लिया है, करंट लिया है, अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिया है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। ये याद रहेगा सबको, याद रखो, सीधा ही अगर वी आई ले रहे हो तो उसमें हायर स्लोप हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आई वी ले रहे हो तो उस केस में हायर स्लोप लोअर रेजिस्टेंस, याद रहेगा। देखिए सेकंड वाले में बोल रहे हैं, रिपीट करवा देती हूँ। रिपीट ये करवाना है कि अगर आपके पास, देखिए आपने प्लॉट ग्राफ को कैसे प्लॉट किया है, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया है, वोल्टेज लिया है, और वाई एक्सिस के लिए अलोंग क्या लिया है, करंट लिया है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये वाला ले लेते हैं, वी आई ग्राफ, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस वी, अलोंग एक्स एक्सिस आई। तो इस केस में सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें आपको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ, ठीक है, उस कंडक्टर के लिए। तो V और I की वैल्यूज जब प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सपोज आपने दो कंडक्टर्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया सेम ग्राफ में, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिली, ये सेकंड वाले कंडक्टर के लिए मिली। तो आप देखिए यहाँ पे थीटा किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है, बी के लिए, ये समझ लीजिए आप, थीटा बी के लिए ज्यादा है, इसका मतलब बी का स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस भी आपको क्या मिलेगा, वी बाई आई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ए के लिए देखिए थीटा कम है, एक तरह से ये समझ लीजिए, थीटा कम है तो इसका स्लोप भी कम है, स्लोप कम है तो इसके लिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ये तो था जब वी आई प्लॉट कर रहे थे। लेकिन अगर आप इन वेरिएबल्स को अगर चेंज कर देते हो, अलोंग वाई एक्सिस अगर आई ले लेते हो, अलोंग एक्स एक्सिस आप वी ले लेते हो, तो उस केस में जितना ज्यादा थीटा उतना ही कम रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर है, इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो क्लियर है बेटा, सुधा क्लियर है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का डिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज इनको क्लियर हो रहा है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का हम डिडक्शन करेंगे, ठीक है। जो हमने ओम्स लॉ क्या देखा था, V is directly proportional to I and V is equal to IR, ये स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, इसका डिडक्शन करेंगे। कैसे, देखिए, यू नो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, उसका फॉर्मूला हमने लिखा था E टाउ ओवर M, यही लिखा था, ठीक है। यहाँ पे था ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये रिलैक्सेशन टाइम था, एंड ये मास था। आई होप ये रिमेम्बर है, भूले तो नहीं हो, ठीक है। अब देखिए, और आपने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो V बाई एल, ठीक है। ये आपको पता है, अगर इस E को मैं इस VD में रिप्लेस कर दूं तो ये VD वुड बिकम E टाउ ओवर M, ये तो है ही, और ये क्या बन जाएगा, E की इन प्लेस ऑफ E यू कैन राइट V बाई एल,
बन जाएगा ये, क्लियर है। तो ये आपने क्या किया, इस वीडी को रिप्लेस कर दिया, क्या रिप्लेस कर दिया, ई वी एम एल टाउ, ठीक है। अब यू नो अब आपके पास एक रिलेशन और था आई और वीडी के बीच में। आई को क्या लिख सकते हो, आई को यू कैन राइट ए एन ई वीडी लिख सकते हैं। बेटा ये जिन्होंने अभी एंट्री की है एक बार अपना नाम लिख दे, I इज इक्वल टू ए एन ई वी टी, ये आप लिख सकते हो। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन प्लेस ऑफ वी डी पुट दिस वैल्यू, तो क्या होगा देखिए, I आपके पास आ जाएगा ए एन ई, और वी डी को आप क्या लिख सकते हो, ई वी ओवर एम एल, और ये हो गया आपके पास टाउ। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा क्या, क्या मैं इस v को i के नहीं तो आप अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सोल्व कीजिए। ये आपके पास आ जाएगा ए एन ई इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ एम एल, दिस इज एम एल, एंड क्या है साथ में वी भी है। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। क्या मैं इसको, ये जो आई है देखिए इसको v के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और ये जो पूरी जो मेरा आया है इसको मैं लेफ्ट साइड में ले सकती हूँ। तो अगर आप इसको इधर लोगे तो ये बन जाएगा एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा v बाई आई। बताइए बेटा ये स्टेप अगर किसी को ना समझ आए हो तो, आई हैव जस्ट टेकन आई टू द डिनोमिनेटर ऑफ v एंड दिस स्टेटमेंट टू द न्यूमरेटर, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है, ऐसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो देखिए ये जो कंप्लीट है आपके पास, इसको एक बार देखिए, ये आपके पास क्या है, m है, मास सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, एरिया सेम रहेगा, नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका मतलब ये सारे ही क्या है, कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए वैसे भी v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और v बाई आई अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, आर के, तो ये भी v बाई आई है, और बिकॉज v बाई आई इज इक्वल टू आर, सो कैन आई राइट दिस कंप्लीट टर्म इक्वल टू आर, एंड यू विल गेट v बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक है बेटा। और यहाँ से आप i को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया v इक्वल टू आई आर। तो दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। हमने क्या किया, vd और i वाले रिलेशन को यूज करके हमने क्या कर लिया है, ओम्स लॉ को डिडक्ट कर लिया है। दिस इज ओम्स लॉ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, आगे चले। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी देखिए हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्टडी ही किया था आर, ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, एक अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वी आर स्टडीइंग ए डिफरेंट टॉपिक। Now you know what is electrical resistance. Electrical resistance of a conductor is the property by which it opposes the flow of current through it. ठीक है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, ड्यू टू विच इट opposes the flow of current through a conductor। एक तो ये है, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर में से करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल जो हम लोग इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से समझते हैं। अब अगर ओम्स लॉ से आ जाए तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि I is directly proportional to V, और we can write V is directly proportional to I and V is equal to IR। और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो R आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है या एक कांस्टेंट है,
ठीक है, known as resistance of the conductor या electrical resistance of the conductor that is given as V by I। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसको आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे आल्सो कि इट इज द रेशियो ऑफ potential difference applied across the two ends of the conductor and current flowing through the conductor। उन दोनों का ही जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो और जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, दोनों का ही जो रेशियो है दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट होगी दैट विल बी ओम। ठीक है, ऐसे आप लेटर से, इस लेटर से क्या करते हो, डिनोट करते हो। रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम कब होगा, resistance is said to be 1 ohm when one potential of 1 voltage is applied across the two ends of the conductor so that 1 ampere of current flows through the conductor। कि जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, इन दैट केस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। डायमेंशंस अगर आप निकालना चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और करंट जो है उसके लिए क्या लिख सकते हो, करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, ये। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, चार्ज ही होगा। तो देखिए आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला लिख लीजिए mL2t-2। ठीक है, आपके पास चार्ज को लिख सकते हो AT और करंट को लिखते हो ए लिखोगे, ये आपके पास क्या दे देगा आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में। बेटा इसको यूज नहीं करते हैं करंट में, कंडक्टर्स में यूज नहीं करते हैं। कंडक्टर की मतलब प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन उसमें ये भी है कि कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये नेचर ऑफ मटेरियल के साथ है, हम इसको इनबिल्ट तो करते नहीं है ना, इसको हम बाहर से इम्पोज करते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी नेचर ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कि ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। अब हमें समझना है कि इसका रियल कॉज क्या है, किसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर से अटैच होता है, या करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस होता ही क्यों है। ठीक है, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सिर्फ एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसका कॉज क्या है, वो ये है कि आपको पता है जो रेजिस्टेंस है वो क्यों अराइज होता है, वो अराइज होता है, हमने बात की थी कि जो हमारे कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के कुछ फिक्स्ड आयंस होते हैं। ठीक है, इनसे जब ये कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का इन फिक्स्ड आयंस के साथ। और जब ये ड्रिफ्ट करते हुए, मान लो ये एंड है ए, ये एंड है बी, दिस इज बी एंड, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जब ये ड्रिफ्ट करते हुए मतलब टकराते हुए इनसे फिक्स्ड आयन से, ठीक है, टकराते हुए जब ये एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करते हैं, उसी से क्या होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किसके अंदर, इस करंट, इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मतलब मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स का एक एंड से दूसरे एंड पे ड्रिफ्ट करते हुए जो ट्रेवल करना है, वो डिपेंड करता है कि जो ये मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब मेनली उसमें जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, किस वे में वो अरेंज्ड है, तो जिस वे में वो अरेंज होंगे उसी पे डिपेंड करेगा कोलिजन। ठीक है, फ्रीक्वेंट उनके बीच में जो कोलिजन होगा वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा क्या, जो फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहा है,
frequent collision of free electrons with these atoms and molecules. ठीक है बेटा, समझ आ गया नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब? नेचर ऑफ मटेरियल मींस अरेंजमेंट या अलाइनमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए मटेरियल। ठीक है, जिस हिसाब से वो अलाइंड होंगे उसी हिसाब से कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो वो ड्रिफ्ट करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे आएंगे। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब तो हमने स्टडी क्या किया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्टडी किया। अभी हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये कोज ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताना जरूरी नहीं था, ऐसी ही चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, तो प्लीज अच्छे से स्टडी किया करो, लाइन टू लाइन। थ्योरी में भी अगर आप मार्क्स कटवाते हो तो बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अभी तो हमने क्या स्टडी किया था? रेजिस्टेंस स्टडी किया था। अब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखिए छोटी छोटी टर्म्स है बट बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, सो बार बार इन पे फोकस करना है। ठीक है, हाँ बेटा, ऐसा भी कंडक्टर हो सकता है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं हो, जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम हो सकता है। हम उसके मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज को चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को ये आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। अब इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगी बिकॉज आप सबको पता है। अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया, ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से हमने लिखा V प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया एंड वी हैव रिटन V इज इक्वल टू IR। यहाँ से जो R है दैट इज क्या होगा? R इज V बाई I, ये हमने देखा। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। हमने वहां पे लिखा था किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द लेंथ। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। लेकिन इसका डिपेंडेंस कैसा होगा? ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेजिस्टेंस को आप R से डिनोट कर रहे हो एंड लेंथ को सपोज आप L से डिनोट कर रहे हो, तो दिस रेजिस्टेंस एंड दिस लेंथ have a direct relation with each other. Resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor। कि जो आपने ये कंडक्टर लिया है इसकी लेंथ जितनी है, ठीक है, उस लेंथ के ऊपर ये क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए होंगे, लेंथ को अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस विल बिकम 2 टाइम्स, लेंथ को अगर हाफ करोगे रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी हाफ। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो ये एरिया आपने लिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एरिया के ऊपर रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एरिया से इसका रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। कि रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा? उस कंडक्टर का जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनवर्स रिलेशन को आप सब समझते हो। एरिया को अगर 2 टाइम्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, एरिया को अगर हाफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो, अगर यहाँ से आप 2 कर रहे हो तो 2 विल शिफ्ट टू द न्यूमरेटर और R आपके पास क्या आ गया? 2 बाई 8। तो रेजिस्टेंस देखिए कितना हो गया है? 2 टाइम्स। तो इसी तरीके से जो एरिया है उसके साथ रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन। लेंथ के साथ कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशन। अब ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? और तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि जो रेजिस्टेंस है, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब आपका मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है, क्या है? ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑल्सो, नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड फोर्थ क्या था हमारे पास? फोर्थ था हमारे पास टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इन दैट केस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इनवर्स इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसको अलग डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को अलग डिस्कस करेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर
Suppose this is first equation, this is second equation. If I combine the two equations, then you will get R is directly proportional to length over area. ये होगा, ठीक है. Proportionality को we have to remove, so R is equal to rho L by A. यहाँ पे हमने एक constant लगाया, ठीक है. ये आपके पास constant ऑफ proportionality है, एंड इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसी को हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो रो. ठीक है, अब देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई A है. इसको कैसे डिफाइन करेंगे. सपोज आपके पास R क्या हो जाए, लेंथ कितनी हो जाए, लेंथ आपके पास 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए. तो देखिए ये आपके पास R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो इंटू L. आपके पास 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, 1 है. तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या electrical resistivity of the material of a conductor is defined as resistance of a unit length. length कितनी ली आपने, unit length ली, with unit area of cross section, क्योंकि area of cross section भी आपने कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है, that is resistivity of a material is defined as the resistance. की जो resistivity है वो किसके इक्वल हो जाती है, resistance के इक्वल हो जाती है when we are taking a conductor of length 1 meter and its area of cross section of 1 meter square. ठीक है, इसको आप क्लियर है, इतना काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके लिए. अब देखिए हमने लिखा R इक्वल टू रो L बाई A. थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ से रो को अगर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला अगर रो को बनाते हो तो क्या होगा, दिस A will shift to numerator, that means RA over, अगर रो की वैल्यू निकालते हो तो रो का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, RA over L. इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, अब इसके लिए आप SI यूनिट भी निकाल सकते हो और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, थोड़ा सा चले जाते हैं. देखिए आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के SI यूनिट को आप क्या लिखते हो, ओम लिखते हो. ठीक है, एरिया के SI यूनिट को आप क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो. लेंथ के SI यूनिट को आप क्या लिखते हो, मीटर लिखते हो. 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके जो SI यूनिट आएगी वो आएगी ओम मीटर. क्लियर है, ओके. अब देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द V बाई L. ठीक है, और अभी हमने जब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ किया था उस केस में जो रेजिस्टेंस था एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू को हमने क्या लिखा था, उसकी वैल्यू को हमने लिखा था, अगर आप थोड़ा रिमाइंड जाएं करें तो वी हैव रिटन ML ओवर A N E स्क्वायर टाउ. ये लिखा था हमने, याद है, R को ये लिखा था, एंड दिस इज इक्वल टू V बाय, क्या है आपके पास, V बाय सॉरी I है, V बाई I. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. तो देखिए यहाँ से अगर हम ये लिखें कि V बाई I इज इक्वल टू, क्या लिखें, M आपके पास कांस्टेंट है, N आपके पास कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी, E आपके पास कांस्टेंट है, और टाउ भी आपके पास कांस्टेंट है. आपके पास बाकी क्या है, आपके पास बाकी है L बाई A. तो ये हो गया L बाई A. ठीक है, V बाई I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई I को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R. और देखिए जब हमने R लिखा था तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. दोनों को कंबाइन किया था तो हमने लिखा था R इज इक्वल टू रो L बाई A. तो देखिए V बाई I को हमने क्या लिखा, R लिख दिया है, और ये आपके पास सारे ही क्या है, कांस्टेंट है, और ये देखिए L बाई A भी है, तो L बाई यहाँ पे है, R भी है, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे L बाई A, और ये इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, रो.
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आपके पास जो रो है, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको यू कैन राइट m ओवर n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, देखिए सारे ही क्या है? कांस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो देखिए अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो यहाँ से मास के ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब डिपेंड किस किस के ऊपर कर रही है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर? दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वन इज एन एंड सेकेंड इज टाउ। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है रो, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, एन। और एन आपके पास क्या है? एन आपके पास है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी जो मटेरियल है, कंडक्टर है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। क्या हुआ बेटा? अच्छा क्लास है 9 बजे, आज मेरी भी क्लास है, ठीक है, बस जस्ट 2 मिनट में ओवर कर रही हूँ। एन इज क्या है? एन इज आपके पास क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हो, तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, तो उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ गए आप। दूसरा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, ठीक है। तो इसका मतलब तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है उनके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है जो एन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा होंगे? कंडक्टर के अंदर होंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर होंगे, एलॉयज के अंदर होंगे, किस तरीके से? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो देखिए अगर नंबर डेंसिटी पे ये डिपेंड करती है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन किसका है? रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और वो उसका मतलब क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब आपकी रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। दूसरा, जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाउ के। तो टाउ यहाँ पे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों की क्लास है तो कल ये फैक्टर्स है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।